अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सुबह सवेरे जी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत मुसीबत से महफूज रखे। दुआ गो कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों की शिफा याब करे। अल्लाह पाक तमाम बेऔलादों को औलाद जैसी नमत से सरफराज करे। विशिंग यू ऑल गुड हेल्थ, हैव ए नाइस डे। आज अपने लाइव सेशन में हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ज़हनी अमराज जिसमें हमारे यहाँ आर्टिज़म जो है, आर्टिस्टिक चाइल्ड जो है, आर्टिस्टिक चाइल्ड हमारे आसपास फैमिली में बहुत हमें देखने मिल जाते हैं। ज़हनी अमराज बहुत ज़्यादा हैं आजकल, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इस बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है, इस बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है। हम ये देखा करते थे कि कोई बच्चा है जो है बोलता नहीं है, कोई बच्चा है जो एक ही तरह की हरकतें करता आ रहा है। ये आप अपनी फैमिलीज़ में, दोस्तों के यहाँ अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें डायग्नोज नहीं होती थी। बच्चे जो है बोलते नहीं थे, बोलने में उनको दिक्कत पेश आती थी। बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा मामा पापा नहीं बोलता, ठीक है, उसकी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब साइकोलॉजी ने जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है। अब यह है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इसी तरह से जिस तरह से मैं अभी अवेयरनेस के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी तरीके के साथ आपको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर ऑटिज़म से रिलेटेड थाउजेंड की तादाद में आपको इंफॉर्मेशंस, हेल्थ आर्टिकल्स, वीडियोस आपको मिल जाते हैं। ये आज का जो मालूमात का जो ख़जाना है, इवन कि अभी AI भी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपके पास मालूमात की कमी नहीं है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आपको सिर्फ बुक्स में ये चीज़ें मिलती थी और बुक्स तक रसाई बहुत कम लोगों की थी। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपको इंफॉर्मेशंस मुख्तलिफ सोर्सेज से बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और समटाइम चाहते ना चाहते हुए भी आपके सामने वो पोस्ट, वो आर्टिकल, वो वीडियो आ जाता है। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो ऑटिज़म जो है जी, ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ज़हनी मर्ज़ है, एक दिमागी मर्ज़ है, जिसका शिकार होके ये हमारे घरों में बच्चे होते हैं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे, ये आप अपने घरों में देखते हैं। बच्चा जी, उसको जैसी बच्चा, वैसे तो माँ बाप हर वक्त बच्चे के साथ लगे रहते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन उनका रहता है, बच्चे के साथ बातें करते हैं। इवन कि 1-2 महीने का बच्चा होता है तो माँ उससे बातें कर रही होती है, बच्चा उससे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वो खिलखिला खिला के हंसता है, माँ फिर और उससे बात करती है, बच्चा और हंसता है। तो बच्चा जो है, इवन के 2-3 महीने का बच्चा भी जो होता है, वो माँ की आवाज़ के ऊपर, माँ के आई कांटेक्ट के ऊपर, जैसे माँ से साथ खेलती है तो बच्चा उसके साथ जो है इंटरेक्ट करता है, खिलखिलाता है, हंसता है, बच्चा माँ से किस करती है, प्यार करती है, हग करती है, तो बच्चा उससे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, मोटिवेट होता है, ठीक है, और बच्चा रिपीटेडली वो चाहता है कि मेरे साथ दोबारा छेड़छाड़ की जाए, मुझे दोबारा मेरे साथ जो है खेला जाए। तो माँ या बाप या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं, इवन कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड होता है माँ के साथ, बच्चे के साथ, रिलेटिव के साथ, वो खिलखिला के हंसना होता है, ठीक है। तो बच्चा वो इवन कि वो 6 महीने से कम होता है, 3 महीने का, 2 महीने का, लेकिन वो माँ के साथ जो होता है ना, माँ उसके साथ गले लगाती है, उससे बात करती है, उससे प्यार करती है, उससे किस करती है,
तो बच्चा अपनी माँ के साथ वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और माँ उसके रिस्पॉन्ड में, उसकी मुस्कुराहट में, उसकी कहकों में उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो इवन के 3 महीने 2 महीने का बच्चा भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होता है वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो अपनी माँ, उसको मामा उसके साथ लगी रहती है, ठीक है, उसको उन्होंने नाम रखा होता है, नाम से उसको पुकारते हैं, वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। उससे आई कांटेक्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं, बच्चा उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करता। तो इस तरह का सिचुएशन होती है। बच्चा जो है बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, माँ बाप को लगता है बच्चा सुन नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो पहले इससे कि मैं इसकी तफसील में जाऊं और उसको डिस्कस करूं, ऑटिज्म, इस तरह के ज़हनी अमराज, इस तरह के डिसऑर्डर्स जो मैंने अभी बयान किए हैं, ये क्यों होते हैं, इसकी काजेस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक की जो रिसर्च है, जो स्टडी है, वो कहती है ये मरूसी असबाब ज़्यादा होते हैं इसमें। कुछ स्टडीज़ में 15% मरूसी असबाब है, कुछ में 40-50% में मरूसी असबाब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इतनी ज़्यादा जो है लोग नहीं तस्वर करते कि इसकी काज हो सकती है, लेकिन जीन्स को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करते हैं। लेकिन अगर उनके पीछे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी जाएं, ठीक है, अगर माँ बाप किसी ऐसे ज़हनी मर्ज के शिकार हैं, तो वो भी किसी माहौल से इफ़ेक्ट हुए हैं, तो इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर्स फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। मरूसी असबाब नंबर 1 के उसके पेरेंट्स के, क्योंकि बच्चे के अंदर जो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, माँ बाप दोनों तरफ से मिलते हैं, उसके जो होते हैं पेयर्स होते हैं, तो उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है, मदर की फैमिली हिस्ट्री, फादर की फैमिली हिस्ट्री, दोनों बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं उसकी सबसे पहली चीज़, जब हमारे पास केस आता है, ऑटिज़म का केस आता है, तो हम सबसे पहले उनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आया आपकी फैमिली में किस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, किस किस्म के अमराज हैं। और मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो उसकी काजेज़ आती हैं उसमें टीबी पाई जाती है फैमिलीज के अंदर। टीबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में टीबी, या ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में मेंटल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करते हों, उनके यहाँ जो बच्चे आगे आते हैं उसमें ऑटिस्टिक चाइल्ड होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद स्टडी ये भी कहती है, ये जो हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, छोटे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, डिफरेंट डॉक्टर्स के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस पढ़े, अपने डिफरेंट होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं उनके जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस जो है उनको देखा, तो वो भी इस चीज़ में कायल हैं कि जो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑटिज़म का सबब बन सकते हैं। ऑटिस्टिक चाइल्ड के उसकी जो काजेज़ में होती है वैक्सीनेशन के, उसको जो वैक्सीन दी गई उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद मेडिकल साइंस ये भी कहती है जी कि ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी लेट होती है या वो लेट प्रेग्नेंट होती है, यानी आफ्टर 40 ईयर्स, ये मेडिकल साइंस कहती है कि जो आफ्टर 40 ईयर्स मदर जो है प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे माजूर पैदा हो सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट मेडिकल थ्योरीज, मेडिकल रिसर्च मैंने कई साल पहले भी पढ़ी थी, तो उसमें यही था कि ये बच्चे जो माजूर पैदा होते हैं, ज़हनी माजूर पैदा होते हैं, उसका एक सबब ये भी होता है कि वो लेट, कि उनकी जो प्रेगनेंसी का जो फर्टाइल पीरियड होता है
जो एक अच्छा टाइम होता है उनकी प्रेगनेंसी का वो गुजर चुका होता है, लेकिन वो लेट प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर 45 ईयर्स में वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो बच्चा डिलीवर करती हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा जो है किसी न किसी ज़हनी मर्ज का शिकार हो। तो ऑटिज़म की भी एक काज ये हो सकती है। तो जब हमारे पास केस आता है तो उसमें बच्चे की मदर की हिस्ट्री, कब बच्चा पैदा हुआ, कितने महीने का पैदा हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी कैसी आपने उसकी वैक्सीनेशन करवाई कि नहीं करवाई, कब करवाई, बच्चे के पैदाइश के बाद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड वो चेक किया जाता है। मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हैं, मदर का माहौल कैसा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरे पास कई ऐसे केसेस आए कि उसमें हमने पूछा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका और आपके हस्बैंड का कैसा रिलेशनशिप था। ठीक है जी, अगर औरत और उसके शोहर की चकलिश पैदा रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा रहे, आपस में अनबन रहे और इस किस्म का माहौल प्रेगनेंसी में रहे, फैमिली इश्यूज रहे, लड़ाई और झगड़े रहे, तो इस किस्म की कैफियत में, इस किस्म के माहौल में अगर वो प्रेग्नेंट खातून रहेगी, स्ट्रेस में शिकार रहेगी, डिप्रेशन का शिकार रहेगी, तो ये स्ट्रेस का शिकार रहना, ये डिप्रेशन का शिकार रहना, ये एंजाइटी का शिकार रहना, इस किस्म के माहौल में प्रेग्नेंट खातून का रहना ऑटिस्टिक चाइल्ड का सबब बन सकता है। वो जो बच्चा डिलीवर होगा वो ऑटिस्टिक हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रही है जिसमें वो मुसलसल स्ट्रेस का शिकार रही है, मुसलसल डिप्रेशन का शिकार रही है, मुसलसल गुस्से में रही है, मुसलसल कुड़न के शिकार रही है, गिल्ट का शिकार रही है, तो ऑटिज्म ये भी एक काज हो सकती है। तो मैं आपको केस बता रहा था, मेरी एक केस आया था ऑटिस्टिक चाइल्ड का, और वो कपल था, सऊदी अरबिया में रहता था। तो सऊदी अरबिया में जो फैमिलीज रहती हैं वो लोग इतने सोशल नहीं होते। ज़री बात है, हस्बैंड सुबह गया काम पे, शाम को 7 बजे 5 बजे आता है। वाइफ जो होती है वो दिन को रात को जो है सुबह उठ के हस्बैंड को खाना वाना दे के फिर सो जाती है, और बच्चा जो होता है बिल्कुल आइसोलेटेड होता है। वो अगर किसी पड़ोसी का बच्चा नहीं है, आसपास बच्चा नहीं है, तो ऐसे आइसोलेटेड माहौल में जहाँ पे बच्चे का इंटरेक्शन कहीं भी नहीं है, बच्चे के साथ बातचीत नहीं होती है, बच्चे के साथ ऐसा माहौल नहीं है, बच्चा बिल्कुल अकेला अलग थलग रहता है, तो बच्चा उस स्ट्रेस में भी रह सकता है, बच्चा उस माहौल में रह के भी ऑटिस्टिक चाइल्ड हो सकता है। क्योंकि बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों का, एक जॉइंट फैमिली में सिस्टम में देखें, बच्चा होता है वो दादी के पास है, वो दादा के पास है, वो चाचा के पास है, वो मामा के पास है, वो खाला के पास है। एक बच्चे को 5-6 बंदे उठाते हैं और 5-6 बंदे 7 किस्म के बंदे उसको उठा के आके दिल्ली से बातें करते हैं। बच्चा 2 महीने का होता है, 1 महीने का होता है, तो उसके रिलेटिव्स जो होते हैं वो उससे बात करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे हग करते हैं, किस करते हैं, तो बच्चे के साथ इंटरेक्शन बड़ी रहती है। लेकिन जो बच्चे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, ऐसी फैमिलीज में होते हैं जिनके माँ बाप बहुत बिजी होते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है जी, और उनके अगर आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ पे ऐसे चांस हो सकते हैं बच्चा जो है ऑटिस्टिक हो सकता है। तो वो जो फैमिली मेरे पास आई थी, तो उसमें मैंने पूछा जी आप जो अभी आप बच्चा है ये कितने महीने में डिलीवर हुआ, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप दोनों के आपस में ताल्लुकात कैसे थे, क्या आप साथ रहते थे या अलग रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, कोई अनबन तो नहीं थी। तो पता चला जी नहीं जी, मेरे हस्बैंड के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड के साथ जो है मेरी अक्सर अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा ही था। तो देखें ये चीज़, ये एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में वो खातून रही है उसका इम्पेक्ट उसके बच्चे के ऊपर, पेट के अंदर जो बच्चा था कितना पड़ा है। और मेडिकल साइंस इवन कम रिलीजियस स्टोरीज भी सुनते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस माहौल में, जितना अच्छा माहौल, जितनी अच्छी ग़िज़ा, जितनी अच्छी फ़िज़ा प्रेग्नेंट खातून को मिलेगी, उतना अच्छा, इतना सेहतमंद बच्चा होगा। आजकल मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। जो माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ज़री बात मोबाइल है, घर में वाईफाई है,
वाईफाई है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये रेडिएशन के इफेक्ट्स भी होते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई के सिग्नल्स, तो ये सिग्नल्स, ये वाईफाई, ये एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये भी जो होता है आपकी सेहत पे असरअंदाज होता है। कैसे असरअंदाज होता है? एक माँ है, वो हर वक्त मोबाइल पे बैड न्यूज़ चैनल देखती रहती है। अब न्यूज़ चैनल अगर एक बंदा रोज़ाना देखता है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, बम धमाके, ये वो देख रही है खातून, सारा दिन वो न्यूज़ चैनल देखती रहती है। न्यूज़ चैनल पे क्या चलता है? न्यूज़ चैनल पे बैड न्यूज़ चलती है, न्यूज़ चैनल पे बैड न्यूज़ बिकती है, न्यूज़ चैनल पे कभी भी अच्छी चीज़ नहीं आती। तो एक मदर है, प्रेग्नेंट है, और सारा दिन बुरी खबरें देखती रहती है, फलां जगह पे धमाका हुआ, इतने मार गए, फलां जगह एक्सीडेंट हुआ, इतने मार गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इंटरनेट के ऊपर अगर आप इस किस्म का कंटेंट देखेंगे, इस किस्म की खबरें सुनेंगे, इस किस्म के हादसाती न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो आपके जहन पे इसका असर पड़ता है। सैडनेस आती है, मायूसी आती है, होपलेसनेस आती है, स्ट्रेस बढ़ता है, और आप जब कुछ कर नहीं सकते तो गिल्ट भी आती है। तो इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं, आपके ऊपर नेगेटिव असरात उसके पड़ते हैं। ये जो आपको छोटी छोटी आपको मैं जो काजेज डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं सबको इफेक्ट करें, लेकिन कोई ना कोई बंदा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, उस पर छोटी सी बात भी उस पर असर कर जाती है। हर बंदे की क़ुव्वत बर्दाश्त अलग अलग होती है, कोई सेंसिटिव होता है, कोई सेंसिटिव नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग जो होते हैं उन पे इन चीज़ों के असरात होते हैं, उनके असरात होते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में जब हम जाते हैं, अगर पागल जो है फैमिली में किस किस्म के ऐसे फैमिली में है कि आप फैमिली देखते हैं, कुछ लोग ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, ठीक है, या पे दर पे जिन फैमिलीज़ में कज़न मैरिजेस होती हैं, लगातार कज़न मैरिजेस होती हैं, और ये जानते बूझते हुए कज़न मैरिजेस होती हैं कि फैमिली में ऑलरेडी पहले मेंटल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप कोई भी फसल लगाते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि अच्छा बीज मिल जाए। अच्छा बीज तलाश करते हैं आप कि अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, ठीक है। तो इसी तरीके के साथ ये बीज अच्छा होना मैटर करता है अच्छी फसल से। अच्छी फसल तभी आती है, अच्छा बीज होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अच्छी खेती होती है। इसी तरीके के साथ जब आप शादी करते हैं तो शादी में आपने देखना है हस्बैंड साइड, मदर साइड कोई किसी किस्म की इस तरह मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑटिज्म, टीबी, कैंसर, जहाँ पे इस किस्म की अमराज हैं, जानलेवा अमराज की हिस्ट्री है। आपको पता है इस फैमिली में पहले इस किस्म के केसेस हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी को मतलब है कि शिज़ोफ्रेनिया के केसेस हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह शादी करें जहाँ पे आपको किसी किस्म की ऐसी हिस्ट्री ना मिले। अब फैमिलीज, हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस का बहुत आम ट्रेंड है, बहुत रवाज है, और कुछ लोग कहते हैं हमने तो फैमिली से बाहर शादी करनी ही नहीं है भाई। तो जब आपको पता है कि आप फैमिली के अंदर शादी करते हैं तो फिर कम से कम इतना तो देख लें कि अगर आपकी फैमिली के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं तो आप अवॉइड करें, ठीक है, शादी को अवॉइड करें। कि मतवातर कुछ ना कुछ फैमिलीज में बच्चे मजदूर पैदा हो रहे हैं, ज़हनी मजदूर पैदा हो रहे हैं, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। जितना अच्छा स्पर्म होगा, जितना अच्छा ओवम होगा, जितना अच्छा हेल्दी स्पर्म होगा, उतना अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा होगा। तो ये मरूसी इसबाब को रोकना उस वक्त ही होता है जब आप शादी से पहले ही रोक सकते हैं ना। प्रेगनेंसी के अंदर दौरान अगर आप में अवेयरनेस है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपको बताते हैं डॉक्टर साहब को
हमारी होम्योपैथी को ये एजाज़ हासिल है कि किसी किस्म के भी अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका इस किस्म का डिसऑर्डर आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पास ना हो, तो उसके लिए फिर आप किसी क्लासिकल होम्योपैथ के पास चले जाएं और उससे कहें जी हमारी फैमिली में इस किस्म के अमराज हैं और अभी हमारी शादी होने वाली है, हम कज़न मैरिज है हमारी, और हमें ऐसी कोई मेडिसिन दें, ऐसी ट्रीटमेंट करें, हमें प्रिवेंटिव केयर करें कि इस किस्म के अमराज का हमारे आने वाली नस्ल पे कोई असर ना हो। ठीक है ना। आपको पता है कि आपकी कज़न मैरिज है, देखें थैलेसीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा आम है, ऑटिस्टिक चाइल्ड के केसेस बहुत ज़्यादा आम है, ADHD के केसेस बहुत ज़्यादा आम है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है चिड़चिड़ापन, एंगर, ये भी बहुत चीज़ें आम है बच्चों में। स्पीच डिले, अब स्पीच डिले भी ऑटिज्म के साथ जुड़ा होता है, लेकिन स्पीच डिले में ये होता है कि बच्चा कम से कम रिस्पॉन्ड तो करता है माँ को, माँ से प्यार करती है, हक करती है, उसके किस करती है, तो बच्चा उसमें बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती है। ठीक है, बच्चा खिलखिलाता है, एक माँ है बच्चे को प्यार कर रही है, उससे हक कर रही है, उससे खेल रही है, तो वो बच्चा कम से कम आई कांटेक्ट तो करता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड आई कांटेक्ट नहीं करता, ऑटिस्टिक चाइल्ड मामा बाबा नहीं बोलता, ऑटिस्टिक चाइल्ड अपनी दुनिया में अपने काम में मगन रहता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड रिपीटेड हरकतें करता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होता है वो अपने मखसूस किस्म के खिलौने के साथ खेलता है। लेकिन स्पीच डिले जो होता है उसको बोलने में दिक्कत आती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सीख रहा होता है। आम लड़कों, हम उम्र बच्चों की बनस्बत उसका जो लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सुस्त होता है। लेकिन वो बच्चा अगर माँ से प्यार करती है, हक करती है, उससे खेलती है, तो बच्चा कम से कम उससे रिस्पॉन्ड करता है, बच्चा मोटिवेट होता है। आर्टिस्टिक चाइल्ड जो होता है उसे आप गले मिलो, उससे बात करो, एक तो वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, दूसरा उसे प्यार करने से, उसे हक करने से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से होते हैं वो मुस्कुराहट वाले, वो चार्जिंग, वो मोटिवेशन वाले उसके अंदर नहीं आते। तो ये आप जो है 6 महीने से कम बच्चे के अंदर भी ऑटिज्म की सिम्टम्स जो है आप पहचान सकते हैं। अगर बच्चा वो आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी, वो ठीक से बैठ नहीं रहा है, आपसे प्यार करते हैं, उससे आप गुदगुदी करते हैं, उससे खेलते हैं, तो बच्चा उसके अंदर उसके अंदर ग्लोइंग नहीं आती है, बच्चे अंदर मोटिवेशन नहीं आती है। ठीक है, मैं देखता हूँ 2-3 महीने का बच्चा भी होता है, उससे आप खेलते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है, अपनी आवाज़ें निकालता है। अब ऑटिस्टिक चाइल्ड में एक चीज़ ये भी होती है कि शुरू में वो चीज़ ग्रोथ कर रही होती है, बच्चा छोटे मामा बाबा भी बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है। तो ये भी ऑटिज्म के अंदर होता है कि पहले उसने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई, मामा बाबा बोलने लगा, वो बातें वो जो है समझता भी था, उसको बुलाते थे वो आता भी था, लेकिन अब उससे आप आवाज़ें देते हो, एक आवाज़ दी, दूसरी आवाज़ दी, तीसरी आवाज़ पे वो आ रहा है, या चौथी पांचवी आवाज़ पे वो आपसे जो है कम्युनिकेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मामा बाबा बोलते हैं जी ये पहले इस तरह नहीं था, मामा बाबा भी बोलता था, हम इसको बुलाते थे तो हमारे पास आता भी था, लेकिन अब हमारे पास, हम इसको बुलाते रहते हमारे पास नहीं आता, हम इसको आवाज़ें देते रहते हमारे पास नहीं आता। पहले ये थोड़ी बहुत बातें कर लेता था, अब ये बातें बोलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप में भी ऑटिज्म में इस तरह का भी केसेस होते हैं कि बच्चा डेवलपमेंट के बाद फिर दोबारा रिवर्स वो बोलना शुरू कर देता है। इस रेग्रेशन का भी ट्रीटमेंट होता है। अब होम्योपैथी में जब हम इसकी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें हमारे पास मेडिसिन जो है, इसमें हमारे पास थूजा है जिसमें वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स में हम इसको रिकमेंड करते हैं, मेड्राइनम है वो भी हम रिकमेंड करते हैं, सिफ्लिनम है वो भी हम रिकमेंड करते हैं, इसके बाद मॉक्सॉल है, इसके बाद कैलकेरिया फॉस है, स्टेफिसेग्रिया है, ठीक है जी, और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन जो है हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये बच्चे की किस उम्र में, किस फेज़ में हमारे पास बच्चा आता है, वो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि आया उसके मरूसी असबाब हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, लेट मैरिजेस के कोई इश्यूज़ हैं, फैमिली के अंदर कोई जो है मेंटल डिसऑर्डर चल रहे हैं, उनके कोई इश्यूज़ हैं, यानी मरीज़ की हिस्ट्री
बच्चे की वालदा की हिस्ट्री, बच्चे के वालिद की हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो पहले रहते रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में डिलीवरी हुई है, जिस इन्वायरमेंट में प्रेगनेंसी रही है, ये सारी चीज़ें हम उसको एक खोजी की तरह खोज लगाते हैं कि इनके पहले रिलेशनशिप कैसी थी, शादी से पहले की इन दोनों की सेहत कैसी थी, शादी के बाद की इनकी ज़हनी सेहत आपस में कैसी थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका आपस में मेल मिलाप कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, बर्थ कैसे हुई, प्री मैच्योर हुई कि मैच्योर हुई, उसके बाद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कुछ न कुछ क्लू, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न कुछ इल्हामात देती हैं, जिनकी रोशनी में बिलमिसल इलाज किया जाता है। अब आ जाता है कि ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा रोल किसका है। ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डॉक्टर से भी ज़्यादा जो रोल होता है उसकी मदर का होता है। आप YouTube पे देखें, जितने भी आर्टिस्टिक चिल्ड्रन हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल आप देखेंगे वो उसकी मदर का है। डॉक्टर का सेकेंडरी रोल आता है, लेकिन मदर जो होती है वो डॉक्टर से बढ़ के होती है। तो आपने मायूस नहीं होना। ये जो लोग मायूस हो जाते हैं ना, मायूसी जो होती है इंसान को गिव अप करने पे मजबूर करती है। इन छोड़ो भाई, खाली वेली करो, मिट्टी डालो, कोई स्ट्रगल नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी। होप जो होती है, उम्मीद जो होती है, आपको अंदर आपको मोटिवेट करती है, आपको कुछ करने पे फोर्स करती है, आप कुछ करते हैं। तो उम्मीद ये होती है कि आपका बच्चा ठीक होगा, ये आर्टिस्टिक नहीं रहेगा। इस उम्मीद को जो है जो सेहरा पहनाती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करती है। बच्चे के साथ जितना आपका कम्युनिकेशन होगा, जितनी आपकी इंटरेक्शन होगी, उतना बच्चा जो है वो उसका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और उसके जो बिहेवियर जो डेवलप होगा उसके बाद होगा। तो माँ का किरदार जो है आर्टिस्टिक चिल्ड्रन में जो है बहुत ज़्यादा है। माँ के साथ काउंसलिंग, माँ को जो हम बताते हैं, माँ की हम काउंसलिंग करते हैं, माँ की हम टीचिंग करते हैं कि आपके साथ बच्चा रहता है, अब आपने इस तरह से करना है, आपने फॉलो अप करें, लेकिन आपको हम ये जो चीज़ें बता रहे हैं इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बच्चे के साथ इंटरेक्शन रखना है, बच्चे के साथ फोकस करना है। जितना ज़्यादा मदर जो है बच्चे के साथ फोकस करती है, फादर और मदर, उतना बच्चा जल्दी रिकवर होता है। तो आज उम्मीद करता हूँ जी कि आज का ये वीडियो आपके लिए, उन लोगों के लिए जिनके बच्चे आर्टिस्टिक हैं, मुफीद होगा। इसमें बच्चा जो होता है जी वो सबसे ज़्यादा जो होता है माहौल से सीखता है। बच्चे को आपने माहौल देना है, बच्चे के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, बच्चे के साथ अपना कम्युनिकेशन रखना है। बच्चा इस माहौल से सीखेगा। बच्चे को आप सिखाने की कोशिश मत करें, बच्चे को ऐसा माहौल दें, ऐसी फिजा दें, ऐसा एनवायरनमेंट दें कि बच्चा उससे खुद सीखे, पिक करे। ठीक है ना। हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ना कि मदर फादर जो है बच्चे को सिखाते रहते हैं, बोलो पापा, बोलो मम्मा, ठीक है, बोलो एप्पल, ऐसे नहीं। बच्चा खुद से, बच्चे के सामने सेब लेके आए, ठीक है, बच्चे को सेब सिखाना है, बच्चे को सेब के पास ले, सेब दिखाएं, सेब खिलाएं, बाल उसके पास लाएं। तो जब वो चीज़ें उसके पास पड़ी होंगी, उसके एनवायरनमेंट में आएंगी, उसकी कम्युनिकेशन में आएंगी, उसके इंटरेक्शन में आएंगी, तो फिर उसके अंदर जो है आहिस्ता 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 वो चेंजेस आएंगी। आर्टिस्टिक चाइल्ड को आप सिखा पढ़ा नहीं सकते, उसको वो माहौल क्रिएट करके देना है जिस माहौल में वो लर्न करे। तो ये रोल डॉक्टर का, पेरेंट्स का ज़्यादा होता है। अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।